हेलो दोस्तों, मैं अरविंद मोरा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रसान क्लासेस में। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या होती है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एंड वीपिंग, फ्लडिंग, इंटरमेंट, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की वह टेक्निक है जिसके अंतर्गत हम किसी लिक्विड मिक्सचर से मोर देन 2 कंपोनेंट्स यानी कि मल्टी कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे। ठीक है, इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो यूज होता है वो सबसे ज़्यादा रिफाइनरी में करते हैं, क्योंकि रिफाइनरी में जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल से बहुत सारे कंपोनेंट जैसे पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, गैसोलीन, इन सारी चीज़ों को सेपरेट करते हैं किसकी मदद से? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू। ठीक है, तो इतना क्लियर है। अब बात करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो देखिएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। पहला जो होता है एक सिलिंड्रिकल सेल होता है जिसको हम कॉलम बोलते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है कंडेंसर, एंड थर्ड जो होता है वो होता है रिबॉयलर। ठीक है, ये 3 पार्ट होते हैं, इसके मेन 3 पार्ट्स होते हैं। एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कॉलम के बारे में देखते हैं। कॉलम क्या होता है? तो देखिएगा, कॉलम का दो सेक्शन होता है, मतलब इसके 2 सेक्शन होते हैं कॉलम के। एक होता है रेक्टिफाइंग सेक्शन, एक रेक्टिफाइंग सेक्शन होता है, और एक स्ट्रिपिंग सेक्शन होता है। ठीक है, ये जो फीड प्लेट होता है, फीड प्लेट के ऊपर का सेक्शन, यानी कि देखिए जो कॉलम होता है, कॉलम के अंदर बहुत सारी प्लेट्स लगी होती है, परफोरेटेड प्लेट्स लगी रहती हैं। उनको अभी हम आगे चल के बता रहे हैं। तो बहुत सारी परफोरेटेड प्लेट्स होती हैं। तो जिस प्लेट पे हम फीडिंग करते हैं, जिस प्लेट पे फीड इंटर करता है, उस प्लेट से ऊपर का जो सेक्शन होता है उसको रेक्टिफाइंग सेक्शन कहते हैं, या उसको हम इनरिचिंग सेक्शन भी कहते हैं। इस सेक्शन में मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो ज्यादा अमाउंट में होते हैं, यानी कि इसमें वेपर रिच अमाउंट में होता है, मतलब वेपर ज्यादा अमाउंट में होता है। एंड जो फीड प्लेट होता है, फीड प्लेट से नीचे का सेक्शन, यानी कि फीड प्लेट को लेके इंक्लूडेड इन फीड प्लेट से लेके उससे नीचे का जो सेक्शन होता है उसको हम स्ट्रिपिंग सेक्शन कहते हैं। और इस सेक्शन में लेस वोलेटाइल कंपोनेंट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी कि इसमें लिक्विड्स की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, अब बात करें इस कॉलम के टेम्परेचर का। तो कॉलम का जो टॉप का टेम्परेचर होता है वो बॉटम के टेम्परेचर के कंपेरिजन में कम होता है, मतलब कॉलम के टॉप का टेम्परेचर कम होता है और बॉटम का टेम्परेचर जो होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो रही इसकी टेम्परेचर की बात। अब बात करते हैं इसके अंदर जो क्या यूज किए जाते हैं। तो देखिएगा, इस कॉलम के अंदर वेरियस टाइप्स की प्लेट यूज की जाती है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल कॉलम के अंदर जो होता है मेनली 3 टाइप्स की प्लेट यूज की जाती है, प्लेट या ट्रे। वो कौन कौन सी होती हैं? पहला जो होता है बबल कैप ट्रे होता है, एंड सेकेंड नंबर पे सीव ट्रे होता है, एंड थर्ड नंबर पे जो है वो वाल्व ट्रे है। ठीक है, ये 3 टाइप्स की ट्रे होती हैं जिनका यूज इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर किया जाता है, मतलब कॉलम के अंदर किया जाता है। ठीक है, इनमें से जो 3 टाइप्स की हम आपको ट्रे बताए हैं, जैसे बबल कैप ट्रे, सीव ट्रे या वाल्व ट्रे, इनमें से सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है बबल कैप ट्रे। इसकी इफिशियंसी भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बबल कैप ट्रे का यूज होता है। किसी सेपरेट वीडियो, मतलब इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से टाइप्स की ट्रे होती हैं, कौन से ट्रे का कहाँ पे यूज करते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सेपरेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बताएंगे तो बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी। ठीक है, तो इतना आप समझिए कि इसके अंदर ट्रे यूज की जाती है, ट्रे या प्लेट यूज की जाती हैं। अब ये क्वेश्चन ये बनता है कि इसके अंदर जो कॉलम के अंदर ट्रे या प्लेट क्यों यूज की जाती हैं? तो उसका रीजन क्या होता है? ये जो ट्रे या प्लेट यूज की जाती है, इसका रीजन ये होता है कि जो इसमें लिक्विड एंड वेपर का जो कांटेक्ट टाइम होता है उसको बढ़ाने के लिए इस प्लेट का यूज करते हैं। मतलब प्लेट का यूज जो होता है लिक्विड एंड वेपर का कांटेक्ट टाइम बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और जब इस लिक्विड और वेपर का कांटेक्ट टाइम बढ़ता है, यानी कि वो ज़्यादा देर तक आपस में कांटेक्ट में रहते हैं, यानी ज़्यादा देर तक इंटीमेट रहते हैं, तो उसमें मास ट्रांसफर ज़्यादा होती है। एंड जब मास ट्रांसफर ज़्यादा होता है तो जो हमारा सेपरेशन होता है वो क्या होता है? इंप्रूव होता है। क्या होता है? सेपरेशन इंप्रूव होगा, और अगर सेपरेशन इंप्रूव होगा तो अपन ओवरऑल इफिशियंसी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इसलिए इस प्लेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर होगा कि प्लेट का यूज क्यों करते हैं। एंड एक चीज और जान लीजिए, जो पैक्ड कॉलम होते हैं, मतलब जिस कॉलम में पैकिंग यूज की जाती है, जैसे स्ट्रक्चर पैकिंग या रैंडम पैकिंग, तो उसका भी पर्पज यही होता है कि वेपर एंड लिक्विड का जो कांटेक्ट टाइम है उसको बढ़ाने के लिए उसका भी यूज करते हैं। ठीक है, यानी जहाँ पे पैक्ड कॉलम होते हैं वहाँ पे पैकिंग का यूज जो करते हैं वो उसका भी पर्पज यही होता है, वेपर एंड लिक्विड का कांटेक्ट टाइम बढ़ाना। एंड जो फ्रैक्शनल कॉलम होते हैं उसमें जो प्लेट यूज की जाती हैं,
प्लेट का भी यही पर्पज होता है कि ये वेपर एंड लिक्विड का कांटेक्ट टाइम बढ़ाना है, ठीक है। जब कांटेक्ट टाइम बढ़ता है तो मास ट्रांसफर ज़्यादा होता है, मास ट्रांसफर ज़्यादा होगा तो आपका सेपरेशन इंप्रूव होगा, ठीक है। तो इसके लिए इस प्लेट का यूज करते हैं। और ये जो प्लेट होती है क्या होती है, परफोरेटेड होती हैं। ये परफोरेटेड होती हैं, मतलब जो भी प्लेट्स होती हैं जैसे सीव ट्रे हुआ, बबल कैप हुआ या वाल्व हुआ, तो उसमें छिद्र होते हैं। और आगे साइड देखिएगा, इसका अरेंजमेंट देखिए कैसा रहता है। देखिए ये प्लेट इधर से लगी है, तो इसके देखिए आगे जो है रेड कलर से हम ऊपर की ओर दिखाए हैं, ये क्या होता है, वियर होता है। ये क्या होता है, वियर होता है। अब इस वियर का काम क्या होता है कि इस प्लेट पे लिक्विड को होल्ड करना, ठीक है। इस प्लेट पे कुछ लिक्विड को होल्ड करना, तो यहाँ कुछ लिक्विड होल्ड होते हैं, फिर वियर से नीचे की ओर आते हैं। और इस नीचे देखिए जो ब्लू कलर से दिखाए हैं, ये क्या होता है, डाउन कमर होता है, ठीक है, डाउन कमर। इस डाउन कमर से होते हुए दूसरे प्लेट पे आएंगे, फिर दूसरे प्लेट से फिर वियर से होंगे डाउन कमर से होते हुए तीसरे प्लेट पे, फिर ऐसे आते रहते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए फीड किए, तो ये फीड जो करेंगे इस प्लेट पे रहेगा, इस प्लेट पे होल्ड अप होगा, उसके बाद इस वियर से होके इस डाउन कमर से होते हुए क्या होगा, दूसरे प्लेट पे आएगा। तो ऐसे करते करते ये नीचे तक आते हैं, ठीक है। तो ये इनका वर्क होता है। अब बात करते हैं इस पूरे सिस्टम की वर्किंग, मतलब पूरे फ्रैक्शनल कॉलम कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, इसमें देखिए फीडिंग करेंगे, जिस भी हमें लिक्विड मिक्सचर का फीड डिस्टिलेशन करना है या सेपरेशन करना है, उसको क्या करेंगे, इस कॉलम में फीड करेंगे। उसको क्या करेंगे, इस कॉलम में फीड करेंगे। अब ये फीड करने का जो देखिए क्या है कि कॉलम में कहाँ से फीड करेंगे, वो डिपेंड करता है कि फीड की कंडीशन पे, कि फीड की कंडीशन क्या है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट फीड जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। अगर फीड लिक्विड फॉर्म में है तो उसको कॉलम के टॉप साइड से इंटर करेंगे, मतलब फीड अगर लिक्विड फॉर्म में है तो उसको कॉलम के टॉप से एंट्री कराएंगे। अगर फीड लिक्विड एंड वेपर का मिक्सचर है, लिक्विड एंड वेपर का मिक्सचर है, तो उसको कॉलम से मिडिल से इंटर कराएंगे। यार यदि फीड जो है वो कंप्लीटली वेपर फॉर्म में है तो उसको कॉलम के बॉटम से इंटर कराएंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है फीड की कंडीशन पे। और भी कंडीशंस होती हैं, उनको इस पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बता देंगे कि फीड की कितनी कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो उसमें क्यू लाइन इक्वेशन वगैरह सब कुछ उसमें डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इतना समझ लीजिए कि फीड की जो कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग इस कॉलम में क्या करेंगे, उसको फीड को इंटर करेंगे, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे जो फीड है उसको हम मिडिल में इंटर कर रहे हैं, ठीक है, मिडिल में इंटर कर रहे हैं। वैसे भी क्या होता है, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो रिफाइनरी होती है, रिफाइनरी में जो क्रूड ऑयल होता है उसको फीड करने से पहले, जो भी फीड होती है मतलब उसको फीड करने से पहले बहुत ज़्यादा पहले ही उसको हीटअप कर लिया जाता है, उसको बहुत सारे एचई से गुजार के ही फीड किया जाता है। तो जो फीड इंटर करता है उसका टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसके बाद उसको इस कॉलम में फीड करते हैं। अब मान लीजिए इस कॉलम में जब फीड किए तो ये क्या होगा कि इस प्लेट पे आएगा, इस प्लेट से इस वियर से होते हुए नीचे वाले प्लेट पे आएगा, फिर इस वियर से डाउन कमर से होते हुए इस प्लेट पे आएगा, ऐसे होते हुए नीचे आएगा। और ये लिक्विड कहाँ जाएगा, इस रिबॉयलर में जाएगा, ठीक है, इस रिबॉयलर में। अब ये रिबॉयलर क्या है, ये भी कई टाइप्स के होते हैं, ये हो सकते हैं जैसे मान लीजिए केटल टाइप रिबॉयलर हो सकता है और हो सकता है। तो मान लीजिए केटल टाइप अगर रिबॉयलर है तो केटल टाइप रिबॉयलर में क्या रहता है कि इसमें ये ट्यूब होती हैं, ट्यूब्स में स्टीम रहता है, ऊपर से इंटर कराते हैं, नीचे से स्टीम कंडेंसेट होकर निकलती रहती हैं। और इसमें जो लिक्विड होगा उनका उसको क्या करेगा, वेपोराइज करेगा, मतलब वो लिक्विड बॉयल होगा और उसके वेपर्स बनेंगे। तो यहाँ से जो हम फीड किए वो फीड क्या हुआ, यहाँ से इस रिबॉयलर में आया, रिबॉयलर से वेपर बन के क्या होगा, ये वेपर फिर इस कॉलम में इंटर करेगा, ये वेपर अपवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। और ये प्रोसेस आप जानते हैं कंटिन्यू चलता रहता है, तो फीडिंग आपकी होती रहती है और वेपर नीचे से ऊपर जाते रहते हैं, ठीक है। और जब ये फीडिंग होगा तो इस प्लेट पे आएगा एंड जो वेपर जाएगा, ये वेपर क्या रहेगा, इस प्लेट, ये जो परफोरेटेड प्लेट है, इसमें जो मान लीजिए बबल कैप ट्रे है, तो इस बबल कैप ट्रे को क्या करेगा, कैप को ऊपर उठाएगा, इस कैप को ऊपर उठाएगा और इस लिक्विड के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। इसीलिए प्लेट का यूज करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, वेपर एंड लिक्विड दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगे, और जब कांटेक्ट में आएंगे तो उसमें मास ट्रांसफर होगी, ठीक है। यानी कि वो वेपर क्या करेंगे, उसमें इस लिक्विड से वेपर को लेके जाएंगे, यानी कि तभी तो मास ट्रांसफर हो रही है। तब इसको एक समझने के लिए एक एग्जांपल मान लेते हैं। मान लीजिए इसको एक समझने के लिए मैं आपको एक बाइनरी मिक्सर लेके समझाता हूँ। बाइनरी मिक्सर यानी कि जिसमें दो कंपोनेंट मिक्स हों। तो मान लीजिए दो कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी है। जो इसमें मिक्सर हम फीड करा रहे हैं वो उसमें दो कंपोनेंट मिक्स है, जिसमें कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी है। और इसमें से जो कंपोनेंट ए है इसकी ये मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है, यानी कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट मान लेते हैं 70 डिग्री सेल्सियस। एंड जो कंपोनेंट बी है उसकी बॉइलिंग पॉइंट मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कंपोनेंट बी की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, लेस वोलेटाइल कंपोनेंट है, ठीक है। अब जब ये इंटर किया, अब इंटर करके यहाँ से आया रिबॉयलर में, रिबॉयलर से जब ये वेपर बन के जाएगा
तो मान लीजिए वेपर जो जा रहा है, वेपर का टेम्परेचर मान लेते हैं 80 डिग्री सेल्सियस है। तो जब 80 डिग्री सेल्सियस का वेपर जाएगा और यहाँ से फीड आ रही है और इस फीड में ए और बी दोनों मिक्स हैं, तो इसमें क्या करेगा, ये वेपर कंपोनेंट ए का कुछ पार्ट क्या करेगा, वेपराइज करके ले जाएगा जब ये प्लेट पे आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो, क्योंकि इसकी बॉइलिंग पॉइंट 70 है। एंड कंपोनेंट बी का भी कुछ पार्ट ये क्या करेगा, वेपराइज करके ऊपर की ओर ले जाएगा, ठीक है। और जब ये वेपर ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाके कहाँ जाएंगे, कंडेंसर में जाएंगे। अब कंडेंसर के बारे में जब हम सिंपल डिस्टिलेशन बता रहे थे तो उसमें अच्छे से बताएं इस कंडेंसर क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, सारी चीज़ें। तो यहाँ ज़्यादा नहीं इसके बारे में बताएंगे। तो कंडेंसर में जब ये वेपर आएंगे तो कंडेंसर में देखिए कूलेंट यूज करते हैं। अब ये कूलेंट क्या करेगा, इस वेपर का लेटेंट हीट रिमूव कर देगा एंड ये वेपर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कंडेंस हो जाएंगे। जब इनकी लेटेंट हीट रिमूव होगी तो ये वेपर क्या होंगे, कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस होकर किस फॉर्म में आ जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। अब ये वेपर लिक्विड फॉर्म में आके क्या होंगे, इस एक्यूमुलेटर में क्या होंगे, इस एक्यूमुलेटर या रिफ्लक्स ड्रम इसको बोल सकते हैं, इसमें क्या होंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें इकट्ठा होंगे, तो अब इसमें इकट्ठा होने के बाद देखिए क्या करेंगे, इसको उसके बाद डिपेंड करता है इसका, मान लीजिए आप सैंपल कराएंगे कि कितना इसमें कंपोनेंट ए है एंड कितना कंपोनेंट बी है, क्योंकि इसमें क्या है कि कंपोनेंट ए एंड बी दोनों के वेपर जा रहे हैं तो दोनों कंडेंस हो रहे हैं। तो इसमें कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी दोनों है, लेकिन कंपोनेंट ए की मात्रा ज़्यादा है एंड कंपोनेंट बी की मात्रा कम है। तो इसमें जितना इसमें कंपोनेंट बी है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसको रिफ्लक्स करेंगे। अब रिफ्लक्स करने का मतलब क्या होता है, पहले तो आप समझिए रिफ्लक्स क्या होता है। तो डिस्टिलेट का वह पार्ट जिसको अगेन हम कॉलम में री इंटर कराते हैं उसको रिफ्लक्स कहते हैं, ठीक है। मतलब जो डिस्टिलेट, जैसे यहाँ से देखिए वेपर गया, कंडेंस हुआ तो डिस्टिलेट हो ही गया यहाँ पे, अब उसका जो पार्ट हम अगेन इस कॉलम में डाल रहे हैं उसी को हम बोलते हैं रिफ्लक्स। जितना पार्ट डाल रहे हैं इस कॉलम में एंट्री करा रहे हैं, ठीक है। अब रिफ्लक्स करने से मतलब क्या होता है, तो देखिएगा ये रिफ्लक्स करने से इस कॉलम का क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर वो मेंटेन होता है। टेम्परेचर क्या होगा, मेंटेन होता है। और जब टेम्परेचर मेंटेन होता है तो प्योरिटी मेंटेन होती है। क्या होती है, प्योरिटी मेंटेन होती है, प्योरिटी। और टेम्परेचर मेंटेन करने से प्रेशर भी मेंटेन होता है, प्रेशर भी मेंटेन होता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है इसको आप समझिए कि रिफ्लक्स से कैसे, यहाँ पे आप जानते होंगे कि रिफ्लक्स क्यों किया जाता है, तो आप पढ़ते होंगे कि रिफ्लक्स प्योरिटी बढ़ाने के लिए करते हैं। तो प्योरिटी कैसे बढ़ती है वो चीज़ समझिए। तो प्योरिटी बढ़ने के लिए टेम्परेचर मेंटेन करना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब इस चीज़ को समझते हैं कि कैसे यहाँ पे प्योरिटी यहाँ पे बढ़ती है। तो मान लीजिए यहाँ से वेपर उठ रहे थे, यहाँ कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी दोनों के उठ रहे हैं, तो आपको प्योरिटी बढ़ानी है। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जहाँ पे भी आप डिस्टिलेशन करेंगे उसमें सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो कॉलम का जो टॉप का जो टेम्परेचर है, कॉलम के टॉप का जो वेपर का टेम्परेचर है, अगर आप उसको मेंटेन कर रहे हैं, अगर आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं तो आपकी प्योरिटी अच्छी आएगी। तो मान लीजिए जो कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी था, अब इसमें से कंपोनेंट ए को आपको डिस्टिलेट करना है। कंपोनेंट ए क्या करना है, आपको डिस्टिलेट करना है। तो कंपोनेंट ए की बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 70 डिग्री सेल्सियस है। कंपोनेंट ए की बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री सेल्सियस और कंपोनेंट ए को आपको सेपरेट करना है। तो यहाँ पे कॉलम के टॉप का अगर टेम्परेचर आप 70 डिग्री सेल्सियस के नियर अबाउट में अगर आप रख रहे हैं तो यहाँ से केवल कंपोनेंट ए का ही वेपर जाएगा और आपकी प्योरिटी अच्छी आएगी, ठीक है। तो इसको 70 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करने के लिए आप क्या करेंगे, तो 70 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करने के लिए यहाँ पे आप दो तरीका अपना रख सकते हैं। या तो आप रिफ्लक्स से मेंटेन कीजिए, या तो यहाँ पे रिबॉयलर में आप स्टीम कम दीजिए, ठीक है। या तो रिबॉयलर में आप स्टीम कम दीजिए। तो आप देखिए अगर आप रिबॉयलर में स्टीम कम दे रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगी, वो चीज़ हम आपको समझा दे रहे हैं। सपोज दैट आप इसमें देखिए दो तरीके आपको पता है कि एक रिफ्लक्स से कर सकते हैं, आप स्टीम कम से कर सकते हैं। तो अगर थोड़ी बहुत स्टीम कम किए तो चलेगा, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा आप स्टीम यहाँ से कम कर दिए हैं तो यहाँ से आपका जो वेपर है, वेपर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। मतलब यहाँ पे मान लीजिए पहले 80 का जा रहा था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, मान लीजिए 70 का यहाँ पे आप दे रहे हैं। तो जब वेपर का टेम्परेचर डाउन होगा तो आप जानते हैं कि जो टेम्परेचर होता है प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि किसी चीज़ का अगर आप टेम्परेचर घटा रहे हैं तो प्रेशर भी घटेगा, यानी कि या तो प्रेशर घटा रहे हैं तो टेम्परेचर घटेगा, प्रेशर बढ़ा रहेंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे जब वेपर का आप टेम्परेचर घटा रहे हैं तो उसका प्रेशर भी क्या होगा, प्रेशर भी घटेगा। जब इस वेपर का प्रेशर घटेगा, यानी कि जब वेपर प्रेशर कम होगा तो इस कॉलम में क्या होगा, वीपिंग होगा। क्या होगा, वीपिंग। अब ये वीपिंग क्या होता है ये समझ लीजिए, वीपिंग क्या होता है ये समझिए। जब किसी कॉलम में वेपर का प्रेशर इतना कम हो जाए कि उसमें जो लिक्विड होते हैं, जैसे फीड वाले लिक्विड या रिफ्लक्स वाले लिक्विड, ये क्या हो कि ऊपर से नीचे की ओर आने लगे, पूरा वेपर ऊपर ना जाने पाए, और ये लिक्विड क्या हो कि जैसे कॉलम है, कॉलम के जो वाल है
उसको पकड़ के नीचे आने लगे, डाउन कमर से इससे ये जो आपका प्लेट है, प्लेट से पूरा नीचे आने लगे सब, या और वेपर ऊपर ना जा सके, तो उसको हम वीपिंग कहते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे आप स्टीम कम देंगे यहाँ पे रिवॉल्वर में, तो यही होगा, यहाँ पे वीपिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो सारा लिक्विड नीचे आएगा और वेपर ऊपर जा ही नहीं पाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वीपिंग होगा। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, वीपिंग कहते हैं। और जब वीपिंग होगा तो आपका सेपरेशन नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे स्टीम ज़्यादा कम नहीं कर सकते हैं, तो दूसरा तरीका आप यहाँ पे अपना सकते हैं रिफ्लक्स से। अब रिफ्लक्स से कैसे टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे वो समझिए। तो मान लीजिए पहले यहाँ का जो टेम्परेचर था, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ का भी टेम्परेचर 80 था, 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जा रहा था, और इस वेपर में कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी दोनों जा रहे थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंडेंस हुए, कंडेंस होने के बाद यहाँ पे कलेक्ट हो गए। तो जब यहाँ से वेपर का यहाँ पे मान लीजिए 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लेकिन जब यहाँ पे कलेक्ट होंगे तो जब लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट हो मतलब कंडेंस हो जाएंगे तो इनका टेम्परेचर तो डाउन हो जाएगा। और जब टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो उसके बाद जब रिफ्लक्स डालेंगे, तो जब रिफ्लक्स यहाँ से डालेंगे आप एंट्री कराएंगे दोबारा उसको, तो उस जब एंट्री करेगा तो यहाँ पे जो वेपर होगा जब इसके कांटेक्ट में आएगा, मतलब जब प्लेट आएगा और प्लेट पे लिक्विड पड़ेंगे और वेपर इनके कांटेक्ट में आएगा, तो वेपर का टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा। तो यहाँ पे हम इतना ही रिफ्लक्स रखते हैं, यही मेन चीज़ है, आप ध्यान रखिएगा कि इतना ही रिफ्लक्स रखें जिससे आपका टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस के नियर अबाउट में हो, तो उससे आपकी प्योरिटी अच्छी आएगी, ठीक है। इसी तरह प्योरिटी आपकी इंक्रीज होती है कि आप टेम्परेचर कॉलम के टॉप का टेम्परेचर अगर आप जिस कंपोनेंट को डिस्टिलेट करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ कंपोनेंट ए करना है, कहीं दूसरा कंपोनेंट करना है, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट जितना भी हो उसी बॉइलिंग पॉइंट के नियर अबाउट में अगर कॉलम के टॉप का टेम्परेचर आप रख रहे हैं तो आपकी प्योरिटी अच्छी आएगी। अब उसको अच्छी लाने के लिए क्या करेंगे, रिफ्लक्स देंगे। अब रिफ्लक्स से क्या किए आप, यहाँ पे अगर 70 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रख रहे हैं, मतलब इतना ही रिफ्लक्स दीजिए जिससे यहाँ का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस हो, तो यहाँ पे कंपोनेंट ए ही, केवल कंपोनेंट ए का ही वेपर जाएगा और यहाँ से कंडेंस होगा। कंडेंस होने के बाद कुछ अमाउंट में फिर उसको हम रिफ्लक्स करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है। और कुछ अमाउंट में यहाँ पे क्या करेंगे, कलेक्ट करते रहेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, कंपोनेंट यहाँ आएगा और यहाँ पे देखिए एक कूलर लगाया गया। ये कूलर क्यों लगाया जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, जैसे 200-250 डिग्री सेल्सियस पे डिस्टिलेशन होता है वहाँ पे, तो जो डिस्टिलेट का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, कूलर यूज करते हैं। ये कूलर का मतलब एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर ही है, यानी कि HE है, जिससे क्या करते हैं, इस डिस्टिलेट का टेम्परेचर डाउन कर देते हैं। डाउन करने के बाद इसको क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, देखिए यहाँ से आपका कंपोनेंट ए निकल गया, एंड जो कंपोनेंट बी था उसमें, वो कंपोनेंट बी क्या होगा, इस रिबॉयलर से बॉटम प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा, ठीक है। कंपोनेंट बी बॉटम प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ तो आप वीपिंग समझ लिए थे इसमें, अब एक होती है फ्लडिंग। फ्लडिंग होती है और एक इंटरमेंट होता है, ठीक है, इंटरमेंट होता है, ठीक। वो क्या होता है, जब किसी कंडीशन में इस रिबॉयलर से स्टीम इतना ज़्यादा दे दिया जाता है कि वेपर का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब कॉलम में वेपर का प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो लिक्विड है इन पे, ये जो लिक्विड है इस प्लेट पे क्या होंगे, जो होल्ड अप लिक्विड है और ये जो वेपर जा रही हैं, इन लिक्विड को क्या करेंगे, ऊपर की ओर उछालेंगे। इस लिक्विड को ऊपर की ओर उछालेंगे, और जब इस लिक्विड को ऊपर की ओर उछालें और ये दूसरे वाले प्लेट से टकराए और फिर नीचे गिरे, टकराए नीचे गिरे, तो उस फिनोमिना को बोलते हैं इंट्रेनमेंट, उसको बोलते हैं इंट्रेनमेंट। और इस इंट्रेनमेंट के कारण भी फ्लडिंग होता है। फ्लडिंग में क्या होता है, देखिएगा कि ये जो वेपर का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि लिक्विड नीचे आ ही नहीं पाता है, और नहीं तो बम्प मार के ऊपर की ओर जाता है। मतलब ये लिक्विड क्या होगा, ऊपर इस वेपर कॉलम से होते हुए कंडेंसर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो उस फिनोमिना को फ्लडिंग कहते हैं, ठीक है। मतलब वेपर का प्रेशर कॉलम में इतना ज़्यादा बढ़ जाना कि लिक्विड कोई नीचे ही ना पाए, जैसे फीडिंग भी जो कर रहे हैं तो लिक्विड नीचे ना आ पाए, पूरा ये डाउन कमर वगैरह में पूरा वेपर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है, और ये लिक्विड क्या हो रहे हैं, ऊपर की ओर उठने जा रहे हैं, तो उनको हम फ्लडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, वीपिंग, फ्लडिंग, इंट्रेनमेंट, ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।